नारी का अर्थ है आधी जनसंख्या, वह भी ऐसी जिसके ऊपर भावी पीढ़ियों के भले बुरे निर्माण का 100% और परिवार संस्था में स्वर्गीय वातावरण उत्पन्न करने का 60% उत्तरदायित्व लदा रहता है। नारी की विशेषता उसकी भाव भरी कोमल संवेदनाएं हैं, जिनके कारण समूचे समाज को दिव्य सरसता की अनुभूति होती है। माता, पत्नी, भगिनी और पुत्री के रूप में वह उन उत्कृष्ट संवेदनाओं का अमृत पिलाती है, जिनके बिना यह सारा संसार अत्यंत कुरूप और कर्कश ही बना रह सकता है। जब भी जहाँ भी नारी को विकसित स्थिति में रहने का अवसर मिला है, तभी वह भौतिक समृद्धि और आत्मिक प्रगति का स्वर्गीय वातावरण बना है। पुरुष का पुरुषार्थ सर्वविदित है, उसकी उपार्जन और संघर्ष शक्ति की जानकारी भी सबको है, पर इस तथ्य को विरले ही जानते हैं कि सत्यम शिवम सुंदरम की देवत्व की जीवंत प्रतिमा के दर्शन करने हो तो वह नारी से बढ़कर अन्यत्र कहीं नहीं देखी जा सकेगी। इन्हीं विशेषताओं के कारण उनके नाम के अंत में देवी शब्द लगाया जाता है। नारी की गरिमा को भारतीय संस्कृति में मातृशक्ति के रूप में श्रद्धान्वित होकर सदा से शत शत नमन किया जाता रहा है। सरस्वती, लक्ष्मी, दुर्गा उसी के विविध रूप हमारी पूजा प्रतिष्ठा के अंग बनकर रहते हैं। प्राचीन भारत में नारी का सम्मान और स्थान जितना ऊंचा था, उसी अनुपात में यहाँ की सर्वतोमुखी गौरव गरिमा उच्च शिखर पर पहुंची हुई थी। आज तो सब कुछ उल्टा हो गया है। सामंतवादी अंधकार युग में इतनी अधिक विकृतियां फैली कि व्यक्ति, परिवार और समाज का प्रत्येक क्षेत्र विकृतियों से भर गया। हमारे दर्शन, चिंतन और प्रचलनों में भ्रांतियां एवं अवांछनीयताएं इस कदर भर गई कि किसी समय का जगतगुरु चक्रवर्ती एवं स्वर्गीय संपदाओं का स्वामी भारत दीन दयनीय स्थिति की कीचड़ में फंस गया। लंबी अवधि तक विदेशी दासता के कठिन बंधनों में बंधकर उसे क्या क्या सहन नहीं करना पड़ा। यह सब दुष्प्रवृत्तियां अपनाने का दुष्परिणाम था। मध्यकालीन दुष्प्रवृत्तियों में एक सबसे भयंकर थी नारी तिरस्कार। न जाने क्यों उसे सम्मान के उच्च शिखर से उठाकर उपेक्षा के गहरे गर्त में धकेल दिया गया। उसके नागरिक अधिकार छीने, पर्दे में कैद किया गया। रसोईदारीन, चौकीदारीन और प्रजनन की मशीन के अतिरिक्त उसे अन्य सभी महत्वपूर्ण कार्यों से वंचित कर दिया गया। मर्दों के लिए एक तरह की मर्यादाएं बनी और स्त्रियों के लिए दूसरी तरह की। मानवीय अधिकारों, न्याय, विवेक और औचित्य में इस प्रकार भेदभाव हर दृष्टि से अवांछनीय है। इसके कारण समाज का आधा अंग लकवाग्रस्त अपंग की स्थिति में पड़ा करा रहा है और उसका भार वहन करने में दूसरे आधे अंग की कमर और गर्दन टूटी जा रही है। समाज का ढांचा बेतरह चरमरा रहा है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, राजनैतिक किसी भी क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां शानदार नहीं है। आधी जनसंख्या को अपंग बना देने के दंड रूप में इस दुष्परिणामों को तब तक भुगतते ही रहना पड़ेगा जब तक स्थिति को बदला नहीं जाता। अपने समय की सबसे बड़ी आवश्यकता नारी के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण उस पर लगाए गए प्रतिबंध है। आज तो नारी पर लगाए गए प्रतिबंधों को देखकर लगता है कि नारी के मनुष्योचित ईश्वर प्रदत्त अधिकार समय की विडंबना ने निर्दयतापूर्वक छीन लिए हैं। लड़की और लड़के में, स्त्री और पुरुष की सामाजिक स्थिति में कितना अंतर है, इसे पग पग पर देखा जा सकता है। पुत्र जन्म को सौभाग्य का और कन्या जन्म को दुर्भाग्य का चिन्ह माना जाता है। दोनों के लालन पालन, भोजन, वस्त्र, सुविधा साधन, शिक्षा दीक्षा आदि में भारी भेदभाव बरता जाता है। लड़की पग पग पर उपेक्षित होती, अपमान सहती और भावग्रस्त रहती है, जबकि उसी का भाई उसकी अपेक्षा कहीं अधिक सम्मान और सुविधा साधन प्राप्त करता रहता है। शिक्षा की दृष्टि से स्त्री कितनी पीछे है, यह सर्वविदित है। अभिभावक लड़कों को तो ऊंची कक्षा तक पढ़ाते हैं, पर लड़कियों के लिए अक्षर ज्ञान भर की सुविधा देना आवश्यक मानते हैं। यही कारण है कि स्त्री शिक्षा का
थोड़ा बहुत प्रकाश बड़े नगरों और कस्बों तक ही सीमित है। छोटे देहातों में तो प्रायः सभी स्त्रियां अनपढ़ होती है। स्वावलंबन की दृष्टि से वे पूरी तरह पराश्रित रहती है। उनमें उपार्जन की योग्यता उत्पन्न नहीं की जाती। सोचा जाता है कि शिक्षित और कमाऊ होने पर वे मर्दों का अनुचित दबाव सहने में आनाकानी करने लगेगी। इसीलिए उन्हें पर काट कर पालतू बनाई गई कबूतरी की तरह अपंग बनाकर रखना चाहिए। शिक्षा एवं स्वावलंबन की दृष्टि से अपंग रहने के कारण जब कभी उन्हें किसी दैवी विपत्ति का सामना करना पड़ता है, परित्यक्ता, रुग्ण, विधवा अथवा विपत्तिग्रस्त होना पड़ता है, तो बच्चों सहित गुजारा करने के लिए उन्हें कितनी दयनीय स्थिति का सामना करना पड़ता है, इसे भुक्तभोगी ही जानते हैं। किसी भी सुयोग्य कन्या को वधू रूप में स्वीकार करने के बदले लंबा चौड़ा दहेज मांगा जाता है। विवाह के समय से लेकर मुद्दतों तक वह दोहन जारी रखा जाता है। इससे कन्या के अभिभावकों की आर्थिक दृष्टि से कमर ही टूट जाती है और उस परिवार को दरिद्र एवं दुखी रहकर गुजारा करना पड़ता है। कन्या के अभिभावक विवाह की धूमधाम और दहेज की रकम पूरी करने के लिए उचित उपाय न बन पड़ने पर अनुचित कमाई करने पर विवश होते हैं। इस प्रकार बेईमानी की परंपरा चलती रहती है। सभी जानते हैं कि खर्चीली शादियाँ समाज में गरीबी तथा बेईमानी फैलाती है। यह दुखदायी प्रथा कैसे प्रचलित हुई? इसका मनोवैज्ञानिक कारण स्त्री को तुच्छ समझा जाना ही है। उसे स्वीकार करने की अपनी उदारता का मूल्य वर पक्ष धन के रूप में चाहता है। यदि लड़की को उपेक्षणीय न माना जाए, प्राचीन काल की तरह गृहलक्ष्मी जैसा सम्मान दिया जाए, तो दहेज मांगे जाने की कल्पना तक नहीं की जा सकती। जो सुविधाएं नर को प्राप्त है वे नारी को नहीं है। विधुर नया विवाह कर सकते हैं, पर विधवा विवाह का प्रचलन नहीं है। नर पर स्वच्छंद जनसंपर्क का कोई बंधन नहीं, पर नारी को आवश्यक कार्यों के लिए कहीं जाने या बात करने पर भी प्रतिबंध है। असमानता ने नारी जीवन को एक प्रकार से जकड़ ही रखा है। यह असमानता का व्यवहार हमारे समाज और राष्ट्र का आंतरिक संतुलन तो बिगाड़ता ही है, बाहर भी हमारी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचता है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में काले गोरे का भेदभाव मिटाने के लिए जब सत्याग्रह कर रहे थे, तब गोरों ने उनसे यह कहा था, आप लोग भी तो अछूतों और स्त्रियों से असमानता का व्यवहार ही तो करते हैं। हम भारतीय संसार में जब भी न्याय और समता की स्थापना के लिए आवाज़ उठाते हैं, तो वह इसीलिए दुर्बल पड़ जाती है कि इन आदर्शों का व्यवहार हम अपने यहाँ नहीं कर पाते। अपने संविधान कानून में नर नारी की समानता का उल्लेख है और उनका उल्लंघन करने पर दंड की व्यवस्था है, पर इससे क्या? कानून तो उन सभी अपराधों के विरुद्ध बने हुए हैं जो जीवन के अंग बन गए हैं और अधिकांश लोगों द्वारा अधिकतर प्रयुक्त किए जाते हैं। प्रश्न तो व्यवहार का है। देर से चली आ रही मान्यताएं स्वभाव का अंग बन गई है और वे नारी को सामान्य मनुष्य जैसी स्थिति तक उभर कर आने में भारी रुकावट पैदा करती है। सुधारना उन्हीं को है। संपत्ति और समृद्धि विकसित मनुष्यों द्वारा किया गया उपार्जन भर है। पिछड़े लोग जहाँ रहते हैं वहाँ दरिद्रता, बीमारी, बेकारी, विग्रह, अपराध तथा दूसरी अनेकों समस्याएं उत्पन्न करते हैं। विकसित लोग स्वयं सुसंपन्न रहते और अपने प्रभाव क्षेत्र को समुन्नत बनाते हैं। अपना 30 करोड़ व्यक्तियों का आधी जनसंख्या का नारी समाज यदि पुरुषों जैसी सुविधा प्राप्त कर सके और प्रगतिशील सुसंस्कृत बन सके, तो उसके कर्तृत्व का इतना बढ़ा चढ़ा सत्परिणाम दृष्टिगोचर हो सकता है कि उसकी आज तो कल्पना तक करना कठिन है। नारी को यदि मानवीय अधिकारों से संपन्न
पूर्ण मनुष्य समझने योग्य स्थिति में रखा जा सके तो उसकी मानसिक प्रतिभा का चमत्कार अपने निजी विकास तथा परिवार एवं समाज को समुन्नत बनाने के रूप में सहज ही देखा जा सकता है। परिवार संस्था का महत्व लोगों ने एक प्रकार से भुला दिया है। वस्तुतः उसका महत्व असाधारण है। समाज और व्यक्ति को समान रूप से पोषण देने वाली संस्था का नाम परिवार है। उसी खदान में से बुद्ध, विवेकानंद, गांधी, जवाहर जैसे नर रत्न निकलते हैं। प्राचीन काल में जब परिवार संस्था सुविकसित और सुसंस्कृत थी तो घर घर में नर रत्न उत्पन्न होते थे। उन देव मानवों के समाज में स्वर्गीय वातावरण छाया रहता था। भारत भूमि को स्वर्गादपि गरीयसी कहलाने का सौभाग्य जिन 33 कोटि भूसुरों के कारण मिला था वे परिष्कृत परिवारों में ही ढले बने थे। यह ठीक है कि स्कूली शिक्षा से विविध जानकारियाँ तथा क्रिया कुशलताएँ प्राप्त की जा सकती है, पर गुण, कर्म, स्वभाव सहित व्यक्तित्व के ढलने की उपलब्धियाँ तो उसी वातावरण से मिलती है जिसमें मनुष्य सोता, खाता रहता और उसे अपना मानता है। भावी पीढ़ियाँ कैसी बनेंगी और पिछली पीढ़ी किस तरह रहेगी, ये दोनों ही बातें इस पर निर्भर है कि परिवार का वातावरण कैसा है। स्त्री को गृहलक्ष्मी कहा गया है। परिवार की सूत्र संचालिका स्वभावतः वही है। विकसित नारी परिवार को अपने प्रभाव, वर्चस्व से दूरदर्शिता, बुद्धिमत्ता और क्रिया कुशलता से उपयुक्त ढांचे में ढालने का प्रयत्न करती है और उसमें सफल होती है। उसके पास स्नेह, दुलार, ममत्व, सेवा, उदारता, क्षमा जैसी वे आध्यात्मिक विशेषताएं हैं जो कुछ हृदयहीनों को छोड़कर अन्य सभी पर प्रभाव डालती है। इस प्रभाव का उपयोग परिवार की सुव्यवस्था तथा शालीनता बढ़ाने दोनों ही प्रयोजनों में हो सकती है और चमत्कार प्रस्तुत किया जा सकता है। परिवार एक छोटा राष्ट्र एवं समाज है। उसे वैज्ञानिक प्रयोगशाला, अनुसंधान, गृह नर्सरी आदि की तरह माना जा सकता है, जहाँ अर्थविज्ञान, समाजशास्त्र, स्वास्थ्य शिक्षा, चरित्र निष्ठा, प्रगतिशीलता, उदारता, श्रमशीलता, सहकारिता, नियमितता, स्वच्छता, सुव्यवस्था आदि गुण सीखे जा सकते हैं। कुशल नारी स्वयं तो गृह व्यवस्था में लगी ही रहती है, साथ ही उस सहकारी परिवार संस्था के हर सदस्य को सत्प्रवृत्तियों का व्यवहारिक प्रशिक्षण कर सकती है। परिष्कृत वातावरण के परिवारों को ही स्वर्ग कहते हैं। गरीबी तथा कठिनाइयों के बीच भी ऐसे परिवारों की कल्पवृक्ष छाया में रहने पर शांति, तृप्ति और शीतलता को अनुभव किया जा सकता है। उसमें पले बड़े लोग अपना व्यक्तित्व परिष्कृत कर सकते हैं और उसका लाभ न केवल उन लोगों को मिल सकता है वरन उसके प्रभाव से समूचे समाज की प्रगति में योगदान मिल सकता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। धन्यवाद।